अब हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है त्वरित्र या एक्सेलरेटर्स। ये जो हमारे एक्सेलरेटर्स हैं ये कौन कौन से होते हैं जो हमारे सिलेबस में मेंशन है। पहला है साइक्लोट्रॉन, दूसरा हम पढ़ेंगे सिंक्रो साइक्लोट्रॉन, तीसरा होगा बीटाट्रॉन, चौथा होगा इलेक्ट्रोसिंक्रोट्रॉन और पांचवा होगा प्रोटॉन सिंक्लोट्रॉन। ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको एक बात बता दें, ये जितने भी हमने आपको त्वरित्र के नाम बताए हैं, जितने भी हमने सिंक्रोट्रॉन साइक्लोसिंक्रोट्रॉन के बारे में बात की है, ये बहुत इजी हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है इसमें जो आपको परेशान करे, जो आपको याद ना हो। और अभी हम सब पे डिटेल में चर्चा करेंगे, परेशान ना हो आप। लेकिन एक क्वेश्चन का आप जवाब दें हमको कि ये जो एक्सेलरेटर्स हैं ये क्यों बनाए गए, इनकी ज़रूरत क्या थी। आप ये बता पाएंगे तो आगे की भूमिका तैयार होगी। हम टॉपिक लगा देते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं त्वरित्र। हाँ जी, बताइए ज़रा हमको कि क्या होता है। ये जो एक्सेलरेटर्स हैं ये इसलिए बनाए गए क्योंकि हमको कई सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट करने हैं जहां हमें रेडियो एक्टिव पार्टिकल अल्फ़ा बीटा हाई स्पीड वाले चाहिए, बहुत ज़्यादा एनर्जी वाले चाहिए। और आपको पता है कि यदि आप किसी भी पार्टिकल के वेग को बढ़ाना चाहते हैं, उसकी स्पीड को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप उसको त्वरण दें, आप उसको एक्सेलरेट करें। तो एक्सेलरेट करने से क्या होगा, उसकी वेलोसिटी पर सेकंड इंक्रीज़ होगी। और इसीलिए हम कई सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं जिससे पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज़ हो पाए। कौन सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे आप अल्फ़ा कण का जो स्कैटरिंग है, रदरफोर्ड स्कैटरिंग, उसमें क्या करते हैं कि जो गोल्ड की फॉइल है, उस गोल्ड की फॉइल पर जब अल्फ़ा कणों का बम्बारमेंट करवाया जाता है तो अल्फ़ा कण ऐसे नहीं चाहिए लूज मोशन कर रहे हैं, मतलब धीरे धीरे गति कर रहे हैं ना, आप थोड़ा उसका पॉजिटिव लेना, वो धीरे धीरे गति कर रहे हैं, ऐसे हमको अल्फ़ा पार्टिकल नहीं चाहिए। हमको ऐसे चाहिए जो स्ट्रिक्टली एक ही डायरेक्शन में ज़्यादा एनर्जी के साथ मोशन करें। ठीक है, तो ऐसे पार्टिकल्स के लिए जैसे रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं आमतौर पे, तो उनसे जो अल्फ़ा पार्टिकल निकलते हैं, उनसे जो अल्फ़ा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल निकलते हैं वो बहुत कम एनर्जी के होते हैं। तो उनकी एनर्जी को बढ़ाने के लिए, उनके एक्सेलरेशन को बढ़ाने के लिए या उनकी वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए हमें कई सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है जिनको हम क्या कहते हैं, त्वरित्र कहते हैं या एक्सेलरेटर्स कहते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ जी, तो हम एक बात बताएं, सबसे पहले हम आपको बताते हैं जो सबका फेवरेट होता है, जो सबको पसंद आता है, जो सबको याद होता है, साइक्लोट्रॉन। ठीक है, ये क्या होता है, इसको तो मत ही पढ़ाओ आप, ये तो हमको परमानेंट याद रहता है। नहीं, फिर भी हम पढ़ाएंगे एक बार, देखो इसी से ही माहौल बनेगा। साइक्लोट्रॉन जो है एक ऐसी डिवाइस है जो हैवी पार्टिकल्स को, बाहरी कणों को त्वरित करने के काम आता है। किसको? बाहरी कणों को एक्सेलरेट करने के काम आता है। ये बात ध्यान रखना, बाहरी कणों को एक्सेलरेट करने के काम आने से मतलब ये है कि ये जितने भी अल्फा प्रोटॉन, अल्फा कण, प्रोटॉन कण, ये न्यूट्रॉन, जो हैवी पार्टिकल्स हैं, उनको, उनकी स्पीड को बढ़ाएगा, उनके एक्सेलरेशन को इंक्रीज करेगा। करता कैसे है सर? इसमें आपको पता है 2 डीज होती हैं, वो हमको बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक हम लगाते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर, जो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड देता है, और एक हम अप्लाई करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों ही हम कांस्टेंट अप्लाई करते हैं, दोनों में कोई बदलाव नहीं होता है पूरे एक्सपेरिमेंट में। तो ई क्या करता है, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो हम रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर के जरिए लगाते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड उनको एनर्जी देता है। क्या देता है? एनर्जी देता है। और आपको पता है कि इस तरीके के 2 डीज होती हैं, और जब पार्टिकल डीज चेंज करता है, यहाँ से इधर आएगा तो उसको धक्का लगता है, इसका मतलब उसको एनर्जी मिलती है। किसके कारण? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। जब बाहर निकलेगा फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एनर्जी मिलेगी। तो एक चक्कर में 2 बार वो एनर्जी ग्रहण करता है। और एनर्जी यदि आप हमसे पूछ लो कितनी ग्रहण करता है, तो हम कहेंगे Q इंटू वी। वी क्या है? वी पोटेंशियल है, पोटेंशियल होगा तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो कहने का सीधा सीधा मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या काम करेगा? उसको एनर्जी देने का काम करेगा। अब बात यह है कि सर एनर्जी देने का काम जब इलेक्ट्रिक फील्ड ने कर ही दिया है, तो मैग्नेटिक फील्ड लगाने की क्या ज़रूरत है? वो ये इसलिए ज़रूरत है कि आप सोचो, आपको पुलिस की भर्ती करनी है और 10 किलोमीटर की दौड़ लगवानी है। ध्यान से समझना, आपको पुलिस की भर्ती करनी है और 10 किलोमीटर की दौड़ लगवानी है। तो एक तरीका तो ये है कि 10 किलोमीटर दौड़ लगाने के लिए मुझे सीधी ही सड़क चाहिए, बिल्कुल सीधी सड़क।
तो 10 किलोमीटर की बिल्कुल सीधी सड़क ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। हो सकता है किसी शहर में हो सकता है किसी शहर में ना हो, यदि हो भी तो वहाँ ट्रैफिक ज़्यादा हो सकता है। तो हम इसका क्या सोल्यूशन निकालते हैं, हम एक ऐसा स्टेडियम ढूंढते हैं जो 1 किलोमीटर अपना परिधि रखता हो। क्या क्या ढूंढते हैं हम, जिसका जो गोलाई है वो 1 किलोमीटर की हो। तो हम क्या देखेंगे, इसके 10 चक्कर लगवा लेंगे तो 10 किलोमीटर हो जाएगा। तो कहने का मतलब पार्टिकल की एनर्जी जब जब बढ़ेगी तो उसकी मोशन करने की जो टेंडेंसी है, मतलब उसकी जो मोशन है वो इंक्रीज होगी, उनका जो वेलोसिटी वो इंक्रीज होगा। और इंक्रीज होने से उसको अब क्या करना है, घूमने के लिए रास्ता चाहिए, उसको जाने के लिए रास्ता चाहिए। तो लीनियर रास्ता तय करना मुश्किल काम है, इसलिए हम क्या करते हैं, बी की हेल्प से उसको घुमा देते हैं। तो क्या करता है वो, यहाँ ही धीरे धीरे एनर्जी बढ़ती जाती है, उसका पार्टिकल का जो रेडियस है वो भी बढ़ता जाता है। और लास्ट में जब रेडियस मैक्सिमम हो जाएगी तो रेडियस मैक्सिमम होने पर हमको क्या मिलेगा कि वेलोसिटी भी मैक्सिमम हो गई। और जब वेलोसिटी मैक्सिमम होती है तो एनर्जी भी मैक्सिमम होती है, तो हम पार्टिकल को बाहर निकाल लेते हैं। तो बेसिकली बी क्या करेगा, उसको घुमाएगा, मतलब सर्कुलर मोशन करवाएगा। कौन सी मोशन, सर्कुलर पाथ प्रोवाइड करेगा, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, चलिए साहब, सर्कुलर पाथ यदि प्रोवाइड करेगा तो आप हमको बताएं कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। सर सर्कुलर पाथ में अभिकेंद्रीय बल लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, और किसकी वजह से लगेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। और मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से लगाते हैं कि वेलोसिटी और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा हो, परपेंडिकुलर हो, तो साइन 90 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ से हमको क्या पता चलेगा, एक बी से एक बी चला गया, तो यहाँ आ गया एम बी, ये आ गया क्यू बी इंटू आर। और इसको हम मोमेंटम लिख सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए P बराबर क्यू बी आर, याद रख लेना, हम आगे इसको सीधा इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा यदि हम निकालना चाहें व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रेडियस, रेडियस की वैल्यू किस किस बात पर डिपेंड करती है, ये भी आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। R बराबर क्या आ जाएगा, एम बी अपॉन क्यू बी। R बराबर एम बी अपॉन क्यू बी का क्या मतलब है, ऊपर मोमेंटम है, नीचे क्या है, क्यू बी। और मोमेंटम से तो आप भलीभांति परिचित हैं, इसको आप 2m भी लिख सकते हैं, कई सारे बच्चे जानते होंगे। E बराबर, ज़्यादा स्टाइल बना दी थोड़ी सी, यहाँ से मान लें पी स्क्वायर अपॉन 2m। चलो, तो P बराबर क्या आ जाएगा, √2m, और ये आ जाएगा क्यू बी। कई बार हम Q बराबर इस्तेमाल, कई बार क्या है, यहाँ तो Q बराबर क्यू बी इस्तेमाल किया जाएगा, आपको पता ही है, क्योंकि E क्या है, एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, ये ध्यान रखना। E क्या है, एनर्जी, ये क्या है, E एनर्जी। कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो आप इसका वैल्यू ऊपर लिखोगे तो 2m Q इंटू वी अपॉन Q इंटू बी, और 2m v नीचे आ जाएगा Q, और ये आ जाएगा 1 अपॉन बी। तो ये फॉर्मूले आप याद रख लेना, ठीक है। एक होता है, क्या होता है सर, यहाँ से यदि आप देखोगे R को नीचे लेके आओगे तो V अपॉन R होता है ओमेगा के बराबर। तो यहाँ ओमेगा बराबर आ जाएगा क्यू वी बाई एम, और इसको F की फॉर्म में लिख सकते हो, क्यू वी बाई 2 पाई है। ये जो है ये कहलाती है साइक्लोट्रॉन की कंडीशन, ध्यान रखना, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कहलाती है साइक्लोट्रॉन की कंडीशन। और चाहो तो इससे आप क्या बना सकते हो, T बना सकते हो, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा अपॉन क्यू बी। तो आपको एक बात यहाँ से समझ में आ रही है, जो इसके ड्रॉबैक को, जो इसकी कमी को शो करेगी, और वो क्या है, वो ये है कि, चलो वो लास्ट में करेंगे, पहले हमको एक बात बताओ, क्योंकि इसका मेन टॉपिक रह जाएगा फिर। तो एक बात बताओ हमको, यदि वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो R मैक्सिमम होगी, या R मैक्सिमम होगी तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना आ जाएगा यहाँ पे, क्यू वी अपॉन एम तो आएगा ही आएगा, यहाँ पे आर एम एक्स में लिख देंगे, देखा आपने, ठीक है। आर मैक्स होगा तो वी मैक्स होगा। यहाँ पे यदि आप हमसे मैक्सिमम ऊर्जा पूछें उसकी, काइनेटिक एनर्जी, तो कितनी मिलेगी, हाफ एम बी एक्स का या बी मैक्स का स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन एक आ जाएगी, चाहो तो उसकी वैल्यू लिख दो, एम और क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर मैक्स का होल स्क्वायर बटे एम स्क्वायर, सॉल्व कर लेंगे इसको। और एक बात बताओ, यही ऊर्जा किसके बराबर होगी, यही ऊर्जा बराबर होगी, एक चक्कर में कितनी ऊर्जा मिलती है, 2qv, और कितने चक्कर लगाता है, माना वो n चक्कर लगाता है, तो ये ऊर्जा बराबर होनी चाहिए, n इंटू 2qv
v बराबर m से m चला गया तो q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रख लेना, जैसा आपको ज़रूरत हो q से q कैंसिल आउट भी कर सकते हो। तो n का ज़रूरत हो तो आप n निकाल देना, m का ज़रूरत हो, r का हो, जो भी आपकी ज़रूरत हो उस हिसाब से आप काम कर सकते हो। बात करते हैं इस पॉइंट की जो इसका ड्रॉबैक के रूप में बाहर आएगा। देखो कैसे, आपको पता होना चाहिए कि आपका जो f है वो प्रोपोर्शनल टू 1/m है। इसका मतलब m इंक्रीज होगा तो डिक्रीज क्या होगा, f। कोई हमको बताएगा कि ये f किसकी फ्रिक्वेंसी है, कोई हमको बताएगा कि f किसकी फ्रिक्वेंसी है, रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर की फ्रिक्वेंसी है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रिक्वेंसी है, या पार्टिकल के घूमने की फ्रिक्वेंसी है। चलिए कोई बात नहीं, आपका जवाब मे भी सही हो, ये है पार्टिकल की फ्रिक्वेंसी, कण की फ्रिक्वेंसी है। सर कण की फ्रिक्वेंसी से मतलब 1 सेकंड में चक्कर लगाने की जो संख्या है वो बताती है फ्रिक्वेंसी को। एक सेकंड में कितने चक्कर लगाता है तो फ्रिक्वेंसी का बताता है। तो एक कण की फ्रिक्वेंसी है और एक होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रिक्वेंसी का क्या मतलब है कि आपने जो रेडियो ऑसिलेटर लगाया है, रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर लगाया है, जो t/2 टाइम इंटरवल में प्लस और माइनस रखता है, अगले t/2 में इसको प्लस इसको माइनस कर देता है, तो वो फ्रिक्वेंसी किसकी है, एफ ही इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो हम ये देखते हैं कि कण की फ्रिक्वेंसी मास पे डिपेंड करती है। यदि आप हल्के कण ले लोगे, लाइट पार्टिकल ले लोगे, तो हल्के कण लेने पर क्या होगा, उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, c के आसपास पहुंच जाएगी। और जब वेलोसिटी इतनी लग जाती है तो वहाँ रिलेटिविस्टिक कॉन्सेप्ट लगता है, दैट इज m बराबर m0√1 - b²/c²। जब वेलोसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है तो आपको पता है मास डायलेट करता है, मास का वैल्यू बढ़ जाता है। तो वेलोसिटी यदि पार्टिकल की बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो मास क्या होगा, वो बढ़ेगा। मास बढ़ने से फ्रिक्वेंसी घट जाएगी, किसकी, पार्टिकल की। पार्टिकल की फ्रिक्वेंसी घटेगी तो सोचो, पार्टिकल की जब फ्रिक्वेंसी घटेगी तो उसका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। इसका मतलब वो अब धीरे धीरे चक्कर लगाएगा, और जब वो धीरे धीरे चक्कर लगाएगा तो समय से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब वो धीरे धीरे चक्कर लगाएगा तो वो समय से यहाँ पहुँच ही नहीं पाएगा। और जब वो समय से यहाँ पहुँच ही नहीं पाएगा तो क्या होगा, उसको एनर्जी नहीं मिल पाएगी। कैसे, देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ प्लस और यहाँ माइनस चल रहा है, अब उसको पहुँचना चाहिए टाइम पे, तब जाके क्या मिलेगा, यहाँ से धक्का मिलेगा उसको। लेकिन वो क्या हुआ, यहाँ प्लस और माइनस ही चल रहा था और वो भाई साहब धीरे धीरे चल रहे हैं। अब वो यहीं पहुँचे, उसने क्या किया, अपनी फ्रिक्वेंसी को चेंज कर लिया। तो अब ये कैसा पार्टिकल है, यदि ये पॉजिटिव है तो तेज़ी से जाना चालू कर देगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा उसको, रिपल्शन। तो कहने का मतलब दोनों की फ्रिक्वेंसी इक्वल होनी चाहिए थी, तब जाके वो एक्सेलरेट होता, तब जाके वो क्या होता, यहाँ कैपिटल ई कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रिक्वेंसी और कण की फ्रिक्वेंसी बराबर होगी तभी तो उसको एक्सेलरेशन मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो हम क्या देखेंगे कि हमारा मास बढ़ने पर फ्रिक्वेंसी घटती है और टाइम पीरियड किसका घटता है, कण का। इस वजह से वो टाइम पर डीज के बीच में नहीं पहुंच पाता, तो उसको एक्सेलरेशन नहीं मिल पाता और वो कहीं ना कहीं टकरा के वहीं ख़त्म हो जाता है। तो ये एक ड्रॉबैक है जिससे हल्के पार्टिकल को अपन क्या नहीं कर सकते, एक्सेलरेट नहीं कर सकते। एक इंपॉर्टेंट बात और ध्यान रखना, ये जो है, जो टी है, टी का मान कहीं किसी भी स्थिति में b पर डिपेंड नहीं करता, ध्यान रखना। b की घात 0 के समानुपाती होता है। इंपॉर्टेंट क्यों है, कभी कभार कहता है कि वेलोसिटी जितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, हम भी यही सोचते हैं कि पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और उसका जो चक्कर लगाने का टाइम है वो चेंज नहीं हो रहा। ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी टाइम कम लगना चाहिए। लेकिन आपको बता दें, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतना ही मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, उसकी रेडियस को इंक्रीज़ कर देगा। तो रेडियस उसी रेशो में इंक्रीज होती रहती है जिस रेशो में क्या होता है, वेलोसिटी इंक्रीज होती है। आपको नहीं पता है, हम बता दें। एक होता है दूरी बराबर, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम, और टाइम निकालें तो क्या आता है, डिस्टेंस बटे स्पीड। तो देखो, जितनी क्वांटिटी में, जितने रेशो में स्पीड बढ़ती है उतने ही रेशो में उसकी रेडियस बढ़ जाती है। तो इनके बढ़ने का जो इफेक्ट है वो कैंसिल आउट हो जाता है और हमको टी कैसा मिलता है, कांस्टेंट मिलता है। चलिए साहब इसको लिखें, फिर इस परेशानी को हम दूर करने की कोशिश करेंगे, और ये परेशानी दूर की जाएगी किससे, सिंक्रो साइक्लोट्रॉन से। अब इसको लिख लें जी। अब हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है सिंक्रो साइक्लोट्रॉन।
सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो इसका एक नाम और है जिससे एग्जाम पेपर में आता है, लेकिन वो नाम हम जब कॉन्सेप्ट समझा देंगे तब आपसे पूछेंगे कि क्या नाम उसका रखना चाहिए। अभी हम बोलेंगे तो फिर रटने वाली बात हो जाएगी। तो सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन का काम क्या है कि जो प्रॉब्लम साइक्लोट्रॉन में दिखाई दे रही थी उसको रिड्यूस करना। साइक्लोट्रॉन की प्रॉब्लम को एक बार और डिस्कस करें तो ये पता चला कि F प्रोपोर्शनल टू 1/m था और ये F किसका था, कण का था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और क्या हो रहा था, मास इंक्रीज होने की वजह से फ्रिक्वेंसी घट रही थी और फिर क्या हो रहा था, ये जो फ्रिक्वेंसी घटने के कारण मिसमैचिंग हो रही थी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है उसकी फ्रिक्वेंसी से। ये थी हमारी मेन प्रॉब्लम जिसका हमको क्या करना है, सोल्यूशन करना है। सोल्यूशन इसका एक ही है, किसी भी तरह सोल्यूशन इसका एक ही है, किसी भी तरह जो कण की फ्रिक्वेंसी है उसको बराबर कर दो इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रिक्वेंसी के साथ। और ये बराबर करने का जो प्रोसेस है ये कहलाता है सिंक्रोनाइजेशन कंडीशन। क्या कहलाती है ये, सिंक्रोनाइजेशन कंडीशन। और हमने क्या किया है, हमने फ्रिक्वेंसी को क्या किया है, मॉड्यूलेट किया है। हमने फ्रिक्वेंसी को चेंज किया है। किसकी फ्रिक्वेंसी को, इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रिक्वेंसी को। ध्यान रखना, मास के साथ फ्रिक्वेंसी का घटना ये प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। मास यदि बढ़ेगा, कौन सा मास, यदि वेलोसिटी बढ़ेगा तो मास बढ़ेगा, मतलब ये गतिशील द्रव्यमान होता है। तो वेलोसिटी के बढ़ने से मास का बढ़ना, मास के बढ़ने से फ्रिक्वेंसी का घटना, इसको हम नहीं बदल सकते। तो हम किसको चेंज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रिक्वेंसी को अकॉर्डिंग टू पार्टिकल की फ्रिक्वेंसी के अनुसार चेंज कर सकते हैं। तो ये फ्रिक्वेंसी का जो चेंज करना है इसको क्या कहते हैं, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटेड ऑसिलेटर, जिसमें फ्रिक्वेंसी को मॉड्यूलेट किया जाता है। और ये पूछ ले किसकी फ्रिक्वेंसी को मॉड्यूलेट किया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रिक्वेंसी को मॉड्यूलेट किया जाता है। किसके अनुसार मॉड्यूलेट किया जाता है, जो कण की फ्रिक्वेंसी चेंज हो रही है या कण की फ्रिक्वेंसी मिल रही है मास के बढ़ने के कारण, उसके अनुसार। इसमें एक डीज लगाते हैं, इसका एक प्रोसेस है जिसको हमने डिटेल में बता रखा है, लेकिन यदि हम यहाँ उसको बताएंगे तो हमको 1-1.5 घंटा लग जाएगा। सीधी सीधी बात ये समझ लो कि यहाँ आपको 2 फॉर्मूले याद रखने हैं। एक तो याद रखना है फ्रिक्वेंसी का और एक याद रखना है रेडियस का। चाहो तो उस फ्रिक्वेंसी को, उस फॉर्मूले को सीधा भी याद रख सकते हो, हमको कोई तकलीफ़ नहीं है। और आप चाहो तो उसको निकाल भी सकते हो, कुछ इस तरीके के शायद वो फॉर्मूला आता है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप बहुत इजी प्रोसेस है, ऐसे याद ना हो तो आपको पता है R बराबर हम पढ़ते हैं R छोड़ो फ्रिक्वेंसी निकालनी तो ओमेगा लेना पड़ेगा ना, R क्यों लेना पड़ेगा, हम पढ़ते हैं QB/m। और इसको 2πf या 2π न्यू भी लिख सकते हैं, तो QB/m आ जाएगा। या कुल मिला के न्यू को क्या लिख पाएंगे, QB/2πm, ठीक है। न्यू बराबर क्या आ जाएगा, QB। और आपको पता है यदि ऊपर नीचे c² का मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे क्या बन जाएगा, mc²। और जब c² का मल्टीप्लाई कर दिया तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी को शो करेगा। और कौन सी एनर्जी को शो करेगा, रिलेटिविस्टिक को। वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी। तो जो न्यू की वैल्यू है वो QB/c² 2π ये आ जाएगी K + m0c²। हमको ये जो m0c² है अंदर पसंद नहीं आ रहा, तो हमारी चाहत के अनुसार आप क्या करोगे, m0c² को बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, QB/c² m0c² बाहर निकालोगे तो 2π m0c² बाहर। और हमने जो फॉर्मूला लिखा था वही कहीं ना कहीं निकल के आ जाएगा m0c²। देखो जी, c² से c² दुनिया छोड़ के चला गया, QB/2πm0। QB/2πm क्या होता है, फ्रिक्वेंसी। तो ये हो जाएगी फ्रिक्वेंसी, और यहाँ क्या आ जाएगा, 1 + K/m0c²। ये लो जी, ये फॉर्मूला है फ्रिक्वेंसी का जो आपको याद रखना है। हालांकि हमको नहीं लगता है कि सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन से कोई क्वेश्चन बनेगा, हमको लगता है कि बीटाट्रॉन से या इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन से क्वेश्चन बनना चाहिए, ठीक है। पर फिर भी जिम्मेदारी है तो निभा रहे हैं साहब। एक होता है R, ठीक है। R बराबर होता है mb/QB। यदि ऊपर नीचे C का मल्टीप्लाई कर दें तो हमको ऊपर क्या मिल जाएगा, देखो mb को P लिख सकते हो तो ये बन जाएगा PC और QBC। PC जैसे हमको दिखाई देता है
तो पी सी दिखाई देते ही फिर आपको रिलेटिविस्टिक कॉन्सेप्ट याद आता है, पी स्क्वायर सी स्क्वायर। याद आ रहा है कुछ? आपको पता नहीं कुछ याद आता है कि नहीं आता है, लेकिन इस तरीके का एक फॉर्मूला होता है, याद है? चलो नहीं है तो कोई बात नहीं, वैसे याद होना चाहिए। आप गजेटेड ऑफिसर बनने जा रहे हैं भाई और बहनों, तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है? हाँ जी, तो हम क्या देख पा रहे हैं, हम यहाँ वैल्यूज़ यदि रखने की कोशिश करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? ये लो जी, याद हो गया, केवल इतना ही सही तो है, QBC, बस इसको याद रख लो। और भी एडवांस करना चाहते हो तो E प्लस के m0 C स्क्वायर, अभी अभी आपको पढ़ाया है, कहाँ है ये रहा। तो इसको जब स्क्वायर करके लिखोगे तो आपको भी समझ में आ रहा है कि का स्क्वायर आएगा ही आएगा, हाँ। m0 C स्क्वायर 4 आएगा जो उससे कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल। और 2m0 C स्क्वायर और k आएगा, हाँ जी, k कॉमन आ जाएगा। नीचे QBC कहाँ छोड़ रहे हो? k कॉमन आ गया, क्या बचेगा? k प्लस 2m0 C स्क्वायर। ये लो जी, याद कर लो, बस 2 फॉर्मूले छोटे छोटे से, ठीक है? ये हो गया आपका सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन। देखो हम इसका डेरिवेशन और डेरिवेशन तो ऑलमोस्ट कर दिया है, लेकिन इसका डायग्राम और इसका जो वर्किंग प्रोसेस है वो अभी हम आपको नहीं समझा पाएंगे, माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा और वो शायद अभी इस समय के लिए बेनिफिट नहीं करेगा, आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। तो बेहतर ये होगा आप इतना जितना करवा रहे हैं वो तो ध्यान रखें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अभी आप हमारी मुश्किल को भी समझना है। यहाँ पे हमारी मुश्किल क्या है कि जो बुक हमने 2.5 महीने में 3 महीने में कवर की है, जो बुक हमने 1.5-2 महीने तक लगातार पढ़ाया है, उस पूरी बुक को 1 घंटे या 1.5 घंटे के लेक्चर में कवर करना आपके लिए पता नहीं मुश्किल है कि नहीं, लेकिन हमारे लिए तो बहुत मुश्किल काम है। इसलिए जो लेक्चर्स हैं इनको बनाने में थोड़ा ऐसा नहीं है कि बनाना मुश्किल है, लेकिन कंटेंट को इस तरीके से डिज़ाइन करना, एग्जाम पेपर को स्टडी करते हुए ये पता लगाना कि इस सारे के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर ये भी डर लगता है कि कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो छूट जाए, जिससे नुकसान देखने को मिले। तो आप हमारी इस परेशानी को समझते हुए थोड़ा सा काम करें। यदि आपको ज़रूरत लगे कि सर मुझे और थोड़ा सा जानना है, तो आप अपने लेवल पे जो आपको पढ़ा रखा है उसमें जा सकते हो, लेकिन मिनिमम जो कंटेंट यहाँ पे बताया जा रहा है उसको तो आप पढ़ें, इस परेशानी को थोड़ा सा समझें। ये कोई ऐसा ब्लेम ना करे कि सर आपने तो आधा अधूरा पढ़ाया है। जितना पढ़ा रहे हैं, देखो आपने न्यूक्लियस का सिलेबस देखा होगा, कोई भी चीज़ छोड़ नहीं रहे हैं। जो ऐसा लगता है कि हाँ इसके चांसेस लगभग नेग्लिजिबल हैं हमारे अनुसार, उसको ही छोड़ा जा रहा है। लेकिन कोई बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है तो वो ना छोड़े। कोई स्टूडेंट ऐसा लगता है कि सर मुझे तो ये सीरीज़ बहुत बेटर लग रही है, मुझे इसके अकॉर्डिंग ही काम करना है, तो अधिकतम चांसेस तो यही है कि इसी में से आएगा, लेकिन कभी कभार थोड़ा नुकसान हो सकता है। तो देख लो, वो रेयरेस्ट केस है, तो आप इसको लिख लें, फिर आपको अगला पढ़। अब हमारा टॉपिक है बीटाट्रॉन। देखो ये क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। वैसे नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कुछ ना कुछ इसमें बीटा पार्टिकल का ही कार्यक्रम होगा, मतलब प्रोग्राम होगा। तो जो हमने लास्ट में सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन पढ़ा, उसका ड्रॉबैक ये है कि उसमें इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं किया जा सकता, वो बहुत ज़्यादा हल्का पार्टिकल है। हम रिपीट कर देते हैं। इससे पहले हमने जो सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन पढ़ा है उसकी प्रॉब्लम ये है कि उससे बीटा पार्टिकल्स, मतलब इलेक्ट्रॉन प्लस और इलेक्ट्रॉन माइनस को हम एक्सेलरेट नहीं कर सकते। तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने के लिए, या कुल मिला के बीटा पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने के लिए हमको एक डिवाइस का रिक्वायरमेंट है, वो है बीटाट्रॉन। बीटाट्रॉन जो होता है उसका क्या काम है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेशन प्रोवाइड करना, और इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने के लिए हम बीटाट्रॉन में एक बड़ी सी मैग्नेट लगाते हैं। इसमें करते क्या है, हम V को चेंज करते हैं। क्या करते हैं? B को चेंज करते हैं, मतलब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करते हैं और कुछ लार्ज साइज की मैग्नेट लगाते हैं। तो जब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो B चेंज होगा। B चेंज होने के बाद हमको फाई फाई मिलेगा। आपको पता है फाई क्या है? फाई बराबर होता है B इंटू ए। तो B चेंज है तो फाई भी चेंज है, B बढ़ेगा तो फाई बढ़ेगा।
तो B जब मैक्सिमम होता है, हम लिख देते हैं फाई मैक्सिमम कब होगा, जब B मैक्सिमम होगा। तो फाई मैक्सिमम हमको सॉल्व करने के बाद मिलता है पाई आर स्क्वायर बी नॉट। ये याद रखना, अधिकतम जो फ्लक्स में चेंज होता है वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर बी नॉट होता है। ठीक है, ये बी नॉट क्या है, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है। लेकिन बीटाट्रॉन में क्या है कि हमको ये पता लगाना है कि जब पार्टिकल बाहर निकलेगा बीटाट्रॉन से तो वो कितने चक्कर लगा चुका होगा। क्वेश्चन यहाँ से बनता है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, चक्करों की संख्या। तो चक्करों की संख्या को यदि हम n से रिप्रेजेंट करें तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन यदि बार बार घूम रहा है तो उसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की, बटे एक चक्कर को लगाने में कितनी दूरी वो तय करता है। बताया कुछ समझ में। हम कोई भी बीटाट्रॉन है, बीटाट्रॉन में अब डायग्राम नहीं बना रहे हैं, डायग्राम बनाने में टाइम लगता है, वर्किंग प्रोसेस भी नहीं समझा रहे हैं, केवल बता रहे हैं, ओरली बता रहे हैं सब कुछ। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने हैं, मतलब एक बीटाट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन को चक्कर, टोटल चक्कर, मतलब उसकी मैक्सिमम एनर्जी होगी जो उसको अपन बाहर निकाल रहे हैं, तो मैक्सिमम एनर्जी गेन करने के लिए कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो आपको पता है, जनरल क्वेश्चन है कि यदि एक व्यक्ति इसमें चक्कर लगा रहा है और वो चक्कर लगा रहा है, हमने पूछा कितने चक्कर लगाए, तो उसने कहा कि भैया जब इसने स्टार्ट किया था और जहाँ पे एंड किया था वहाँ तक इसने 20 किलोमीटर की डिस्टेंस तय की है, ये आपको पता लग गया। तो आप क्या करोगे, एक चक्कर में तय किए गए डिस्टेंस को निकाल दोगे। माना एक चक्कर 1 किलोमीटर का है तो कितने चक्कर हो जाएंगे, 20। तो वैसे ही टोटल डिस्टेंस निकालेंगे कि इलेक्ट्रॉन ने किस तरीके से कि डिस्टेंस कवर की है, कितनी डिस्टेंस कवर की है, और एक चक्कर की डिस्टेंस का भाग लगा देंगे। लेकिन बात ये डी कहाँ से लाएं, तो आपको पता है डी का दुनिया में एक ही फॉर्मूला है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो आपको क्या चाहिए, दूरी चाहिए मतलब डिस्टेंस चाहिए, तो चाल का मतलब स्पीड का मतलब वेलोसिटी का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ, टाइम के साथ। अब बात ये टाइम कितना है, चलो इलेक्ट्रॉन इतना तेज मूव करता है कि उसकी वेलोसिटी लगभग c के बराबर की हो जाती है, तो वेलोसिटी तो c मिल गई, पर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइम। तो देखो टाइम का बात ऐसा है कि बीटाट्रॉन का एक खास प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रॉन जो है उसमें केवल t/4 समय के लिए रहता है। कितने समय के लिए रहता है, t/4 के लिए। हमने डायग्राम भी बनाया था इस तरीके का, आपको याद होगा, तो बताया था कि केवल t/4 समय के लिए रहता है। और इस t/4 समय में हमको डिस्टेंस कितना मिल जाएगा, c × t/4, और t बराबर क्या होता है भाई, 2π/ω। तो c इंटू, इसको यदि आप लिखना चाहो तो 2π/ω लिख सकते हो, मल्टीप्लाई बाई 4 भी है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो c × π/2ω क्या आ गया, d। और यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, दैट इज c/2ω का भाग किसके साथ, 2πr के साथ। ये r से r कट गया है तो c/4πω। ठीक है, ये लो जी, इसको t के फॉर्मेट में भी याद कर सकते हो इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, कई सारे एग्जाम पेपर में ऐसे भी आ जाएगा। तो n बराबर क्या होता है, डिस्टेंस कितनी आई, डिस्टेंस होती है c × t/4 बटे कितना आ जाएगा, 2πr। ये भी करेक्ट है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और भी इसको बेटर तरीके से क्या लिख सकते हो, 8πr। t बराबर 2π/ω करोगे वापस आ जाएगा। अब लास्ट जो पॉइंट है आपको याद रखना है वो है कि लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसकी एनर्जी होगी कितनी, तो E बराबर होती है E/c/r0 और V0। R0 क्या है, उसकी मैक्सिमम रेडियस जिससे वो बाहर निकलेगा, तो ये एनर्जी होती है उसकी। ये सबको याद होनी चाहिए, एग्जाम पेपर में आ चुकी है। और हमने कहा था कि क्वेश्चन आने के चांसेस जो है बीटाट्रॉन से हैं, और बीटाट्रॉन में ये फॉर्मूले आपको बता दिए, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको एग्जाम पेपर में देखो E तो आपको पता है, C आपको पता है, हो सकता है कई जगह ध्यान रखना, कई सारी बुक्स में इसको B से लिखते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को B से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, B किस बात को बताएगा कि वेलोसिटी है। अब वेलोसिटी हो सकता है वो आपको दे दे, B बराबर 0.5c 0.75c, तो आपको वहाँ रखनी पड़ेगी। लेकिन कुछ नहीं दे रखा तो आप C का वैल्यू ध्यान रखें, आपको R0 का वैल्यू देगा, आपको वो V0 का वैल्यू दे देगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो इस प्रकार हमारा बीटाट्रॉन होता है ख़त्म। अब हम चालू करते हैं क्या, अब हम क्या चालू करते हैं, इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन। सर ये क्या है,
देखो हमने इसलिए यहाँ पे इसको लिखा है, आपको एक खुशी का समाचार देना चाहते हैं। खुशी का समाचार ये है कि इसको अलग से याद नहीं रखना है। इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन में केवल एक चीज़ का इसीलिए इसको बनाया गया, सॉरी, इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन को इसलिए बनाया गया क्योंकि इसमें जो लार्ज साइज के मैग्नेट हैं उनको कैरी करना, उनको डेवलप करना थोड़ा इनकन्वीनियंट है, मतलब असुविधाजनक है। तो हमने क्या किया, सी शेप की मैग्नेट ली थी इसमें, और सी शेप की मैग्नेट्स में हमने वही प्रोसेस अपनाया। बीच में इसका टारगेट होता है, तो हमको ई जो मिलता है, ई एनर्जी, वो वही मिलता है जो वहाँ मिल रहा है, ई वी आर नॉट वी। आप चाहो तो ई सी आर नॉट बी। आप कहोगे अंतर क्या है, कुछ नहीं है, दोनों इलेक्ट्रॉन को आइसोलेट करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन में क्या होता है, मैग्नेट्स जो लार्ज साइज की थी उनको रिड्यूस करके एक स्पेशल साइज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फॉर्मूला यही रहेगा, इसको याद कर लेना, कोई भी अंतर नहीं है, सेम फॉर्मूला रहेगा, और आप उसको सी से भी इस्तेमाल कर सकते हो। कई बार इसको क्या है कि सीधे तौर पे भी लिखा जाता है, और इसकी वैल्यू आती है 300 आर नॉट बी और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, आप चाहो तो निकाल भी सकते हो, उसमें क्या दिक्कत है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिवाइड लगाओगे तो क्या आ जाएगा, जैसे आप इसको वैल्यू कितना निकालोगे, 1.6 10⁻⁻90। सी का मतलब 3 × 10⁸। जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करोगे तो इसका डिवाइड भी करोगे, और ये कैंसिल आउट हो गया। तो अब क्या है, 8 है, तो 8 को क्या लिख सकते हो, 6 + 2, यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। 6 का मतलब क्या है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 आ जाएगा, इसके पास 300 हो गए, तो आर नॉट बी। लेकिन होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन की जब वैल्यू इतनी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन जब इतनी तेज़ी से एक्सेलरेट होता है, तो आपको पता होगा कि जब जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है तो वो रेडिएशन इमिट करता है। तो जो हमारी एनर्जी का लॉस है वो हम इसमें पढ़ते हैं, और एनर्जी का लॉस करीबन कितना मिलता है, 88.5 10⁻³ E²/r। ये हमको एनर्जी का लॉस मिलता है, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, चलिए साहब, अब हम आगे चालू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हाँ जी, अब हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है डिटेक्टर्स, संसूचक। आराम से बैठे रहो, बहुत इजी टॉपिक है, परेशान मत होना, ज़्यादा याद करवाएंगे ही नहीं आपको। संसूचक या डिटेक्टर्स क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करो। डिटेक्टर्स जो होते हैं वो काम क्या आते हैं, पहले हमको ये बताओ। आप जो सोचते होंगे कि सर ये टाइम ये सब जानने का नहीं है, ये क्यों काम आते हैं, आप तो ये बताओ इसमें पढ़ना क्या है। तो देखो, जो हम पढ़ना चाहते हैं, जो हम अलग अलग डिटेक्टर्स पढ़ेंगे, आयोनाइजेशन पढ़ेंगे, प्रोपोर्शनल काउंटर पढ़ेंगे और जीएम काउंटर पढ़ेंगे, तो उसमें निकालोगे क्या, वो पता तो होना चाहिए ना। तो निकालेंगे क्या, जो डिटेक्टर्स का मेन पर्पस है, डिटेक्टर्स काम क्या करते हैं कि अलग अलग जो भी रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं हमारे पास, वो अलग अलग पार्टिकल्स का एमिशन करते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई अल्फा पार्टिकल का कर रहा है, कोई बीटा का कर रहा है, कोई गामा का कर रहा है। तो अब हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा पार्टिकल कौन सा रेडियो एक्टिव मटेरियल किस पार्टिकल का एमिशन कर रहा है। उसका कोई कलर नहीं होता, वो दिखते तो है नहीं, उसका चेहरा दिख जाए, कोई इस तरह का प्रॉपर्टी नहीं है कि कोई चोर हो, कोई ईमानदार हो, कोई ऐसा प्रॉपर्टी नहीं है कि कोई बेईमानी करता हो, ये सारी इंसानों में है। तो पार्टिकल को कैसे पहचानें, पार्टिकल को पहचानने का तरीका होता है उसकी एनर्जी को देखना, उसकी मोमेंटम को देखना, उसका पेनिट्रेशन डेप्थ देखना, उसकी विभेदन क्षमता कितनी है। अब ये अपन देख लेंगे कि माना कोई ऐसा पार्टिकल दिखा जिसकी विभेदन क्षमता बहुत ज़्यादा है, तो हम आइडिया लगाएंगे कि ये अल्फा पार्टिकल हो सकता है, क्योंकि वो ज़्यादा विभेदित करता है, उसकी ऊर्जा ज़्यादा होती है। यदि हमको लगेगा किसी पार्टिकल की एनर्जी कम है, तो हो सकता है इसकी विभेदन क्षमता भी कम हो, तो वो बीटा पार्टिकल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, डिटेक्टर्स की हेल्प से ये डिटेक्ट करते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल पर सेकंड कितने निकल रहे हैं और उनकी एनर्जी कितनी है, मोमेंटम कितना है। चलो हम चालू करते हैं कार्यक्रम। तो डिटेक्टर्स हमारे पास दो होते हैं, एक सॉलिड डिटेक्टर्स होते हैं, एक गैसियस डिटेक्टर्स होते हैं। हमारे कोर्स में गैसियस डिटेक्टर्स हैं, गैसीय संसूचक हैं, तो हम गैसियस ही पढ़ेंगे। गैसियस डिटेक्टर्स का मतलब इतना सा है कि आप जो भी इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करोगे उसमें जो मटेरियल होगा वो गैस इस्तेमाल करोगे, इसलिए इनका नाम गैसीय संसूचक होगा। गैसीय संसूचक हमारे सिलेबस में 3 हैं, एक आयोनाइजेशन चैम्बर है, एक प्रोपोर्शनल काउंटर है और एक जीएम काउंटर है। आयोनाइजेशन जो चैम्बर है या प्रोपोर्शनल काउंटर जो है या जीएम काउंटर जो है, वो तीनों एक ही प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। उनका प्रिंसिपल
या उनका जो इंस्ट्रूमेंट है वो अलग अलग नहीं है। एक ट्यूब होती है, उसमें एक एनोड होता है, उसका जो सरफेस होता है तांबे का बना होता है, वो कैथोड का काम करता है। वोल्टेज सोर्स लगाते हैं जिससे हमको आउटपुट में क्या मिलता है, वोल्टेज पल्स मिलती है। वोल्टेज पल्स ज़्यादा है तो पार्टिकल एनर्जी वाला है, वोल्टेज पल्स कम है तो एनर्जी कम है। कहने का मतलब वही आपने पढ़ा होगा, पुनर्संयोजन क्षेत्र है, रिकॉम्बिनेशन रीजन, उसके बाद आयनाइजेशन रीजन है, फिर है पुनरायनाइजेशन रीजन है, ऐसे कई सारे तरीके के आते हैं। उसके बाद आता है प्रोपोर्शनल काउंटर है, फिर कौन सा होता है, नॉन प्रोपोर्शनल काउंटर होता है, जीएम काउंटर होता है, लास्ट में हो जाता है फिर डिस्चार्ज रीजन। तो अलग अलग रीजन है। अब इन्हीं रीजनों के बेस पे अलग अलग काउंटर्स बने। तो हमारा जो पहला इंपॉर्टेंट काउंटर है जिसके बारे में डिटेल में बात करेंगे वो है आयोनाइजेशन काउंटर। ये हमारा है पहला काउंटर या आयोनाइजेशन चैम्बर इसका नाम है वैसे तो। और ये जो आयोनाइजेशन चैम्बर है ये एक ऐसा डिटेक्टर है जो पार्टिकल की, जो अधिक ऊर्जा वाले पार्टिकल की अधिक ऊर्जा वाले कणों को डिटेक्ट करता है या संसूचित करता है। ये ध्यान रखना, लोअर एनर्जी वाले पार्टिकल के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, ये यूज नहीं कर सकते। कोई कारण हमको बताएगा ऐसा क्यों, हम आपको बता चुके हैं ऑलरेडी कि अधिक ऊर्जा वाले पार्टिकल को इसलिए डिटेक्ट करता है क्योंकि इसमें जो वोल्टेज की पल्स हाइट है वो हमको कैसी मिलती है, कम ऊर्जा वाले पार्टिकल के लिए बहुत छोटी सी मिलती है, तो उसको हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते। माफ़ करना, शब्द इधर उधर हो गए। तो कम ऊर्जा का पार्टिकल होगा तो क्या होगा, हमारा जो गैसेस ट्यूब है उसमें आयन कम होगा, आयन कम बनेंगे तो क्या होगा, हमारा जो पल्स हाइट है वोल्टेज का वो हमको कम मिलेगा, तो हम उसको एग्जैक्टली ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। तो आई थिंक ये एक वजह है जिसकी वजह से ये बताया जाता है कि आयनाइजेशन चैम्बर कहाँ लेना है, जहाँ अधिक ऊर्जा के पार्टिकल को डिटेक्ट करना हो। अब अधिक ऊर्जा के पार्टिकल कब मिलते हैं, जब किसी भी पार्टिकल की आयनन क्षमता ज़्यादा होती है। तो ध्यान रखना ये क्या काम आएगा, ये अल्फा पार्टिकल, ड्यूट्रॉन पार्टिकल जैसे बड़े पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब या भारी पार्टिकल को एब्जॉर्ब करने के काम आएगा। सॉरी, ये जो डिटेक्टर है ये भारी कणों को, जैसे अल्फा पार्टिकल, जैसे ड्यूट्रॉन है, जैसे प्रोटॉन है, इन सारे कणों को संसूचित करने के काम आता है। बीटा पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन हैं, पॉजिट्रॉन हैं, इनको ये डिटेक्ट नहीं करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए सब आगे बढ़ते हैं। तो आपको क्या निकालना है, बेसिकली इसमें निकालना है आपको एनर्जी। क्या निकालनी है, एनर्जी। अब एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कितने हमारे पास, देखो एक इस तरह की ट्यूब होती है, हमको थोड़ा सा बताना पड़ेगा, थोड़ा सा ये लो, ठीक है, इस तरीके की ट्यूब होती है। यहाँ से कोई पार्टिकल अंदर आता है, मानो इस पार्टिकल की एनर्जी ई है और ये ई एनर्जी इस ट्यूब में स्मॉल एन नंबर ऑफ आयन पेयर बनाता है, आयन युग्म बनाता है। ठीक है, स्मॉल ई एनर्जी का पार्टिकल स्मॉल एन नंबर ऑफ आयन पेयर मतलब आयन युग्म बनाता है। ठीक है, और एक आयन युग्म को बनाने के लिए जो रिक्वायर एनर्जी है वो है ओमेगा। तो बताइए नंबर ऑफ आयन पेयर कितने बनेंगे सर, टोटल एनर्जी ई है, एक को बनाने में लगेगा ओमेगा, जिसकी वैल्यू पी फिक्स होती है 35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। न्यूमेरिकल में ना दे तो आपको काम में लेनी है। तो स्मॉल एन की वैल्यू कितनी आ गई, ई बटे ओमेगा। ओमेगा को कोई फ्रिक्वेंसी ना समझे, ये क्या है, एक तरीके से डब्ल्यू का काम करता है, दैट इज नॉट ओमेगा। ओके, हाँ जी, हम बचपन में फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, बचपन का मतलब 12th क्लास में, Q प्रोपोर्शनल टू P, Q बराबर CV, C इज़ द कैपेसिटेंस, तो C बराबर क्या होता है, Q बाई V। तो Q बराबर क्या होता है, NE, और इसको अपन V लिख सकते हैं, और चाहो तो आप V भी निकाल सकते हो, NE, और नीचे क्या आ जाएगा, C। एक बात और आप हमारे ध्यान से सुने, B बराबर क्या है, NE बाई C, ये है जो आप वोल्टेज अप्लाई करते हो। एक होता है गेन क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज बटे इनपुट वोल्टेज। ओके, व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज, दैट इज द A इंटू बी आई। व्हाट इज द बी आई, ये इनपुट है, NE बाई C। ओके, ये लो जी। तो आप हमको बता सकते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N, तो V नॉट बराबर क्या लिखोगे, A। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N, तो N को सेपरेट कर लेते हैं, V नॉट C A
E इक्वल टू एन, एन बराबर क्या है E बाई डब्ल्यू दैट इज ए ई, और तो वी नॉट सी डब्ल्यू ए ई, ये आगे पार्टिकल की एनर्जी। ठीक है, न्यूमेरिकल भी आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा, या तो आपसे बी नॉट पूछेगा तो बी नॉट आप यहाँ से निकालोगे, या आपसे वो स्मॉल एन पूछेगा, जो भी पूछेगा आप यहाँ से कैलकुलेट करके निकालोगे। तो ये है आयोनाइजेशन चैम्बर। इसमें एक बात ध्यान रखनी है, ये जो है ये पुनर्संयोजन क्षेत्र जो होता है, रिकॉम्बिनेशन रीजन होता है, उसके बाद मिलता है। मतलब इसमें वोल्टेज इतना होता है हमारे पास कि जो आयन बने हैं वो रिकम्बाइन नहीं होते और अधिक ऊर्जा वाले या भारी कणों को डिटेक्ट करने के काम आता है। प्रोपोर्शनल काउंटर, ये क्या होता है जी? ये जो हमारा आयनाइजेशन चैम्बर है, इसके बाद का रीजन है। इसके बाद के रीजन से मतलब यहाँ जो वोल्टेज अप्लाई किया जाता है उस वोल्टेज को और इंक्रीज किया जाता है। तो प्रोपोर्शनल वर्ड का नाम, प्रोपोर्शनल वर्ड जो यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है उसका मतलब ये है कि यहाँ वोल्टेज के साथ साथ जो हमारे आयन युग्म हैं वो बनते जाते हैं, आयनन ज़्यादा होता जाता है, तो प्रोपोर्शनलिटी चलता है यहाँ पे। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है जो आपको हमेशा याद रखना है, B बराबर आर लॉग V अपॉन ए, और यहाँ पे जो B है वो अप्लाइड वोल्टेज होता है। R क्या है? जैसे एक ट्यूब होती है, आपको शायद हमने पहले भी बताया है, यहाँ एनोड होता है, ये जो लाइन है ये कैथोड का काम करती है, इनके बीच में जो रीजन है वो R को बताता है। इस ट्यूब की जो लंबाई है वो B होती है, इसका जो एनोड वाला तार है इसकी रेडियस स्मॉल a होती है। तो ये हमको E का वैल्यू देता है, और E की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी आपको यदि R बराबर a हो जाएगा। न्यूमेरिकल यदि आपको देखने को मिलता है, शायद आ चुका है RPSC में यहाँ से न्यूमेरिकल, तो RPSC में R बराबर a आपको इस्तेमाल करना है। अधिकतर केसेस में वो E मैक्सिमम ही पूछता है, यदि वो अधिकतम ना पूछे उसके बाद भी आपको E निकालना पड़ता है, और R बराबर क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, ध्यान रखना, वो या तो आपको ये देगा एनोड का रेडियस, या आपको देगा इस ट्यूब का रेडियस, तो आपको ये लगभग बराबर लेके ही चलनी है। ठीक है, चलिए आप इसको नोट कर लो, फिर आपको आगे लेके चलते हैं। हमारा जो टॉपिक है अब उसमें 2 डिटेक्टर्स बचे हैं, एक है GM काउंटर और एक है क्लाउड चैम्बर। देखो GM काउंटर बहुत ही आसान है और कई बार एग्जाम पेपर में भी आ चुका है, तो आप इसको एक बार समझ लें। कुछ छोटे छोटे 3-4 फॉर्मूले हैं और कुछ नहीं है। GM काउंटर जो है इसमें अल्फा, बीटा, गामा तीनों पार्टिकल्स का हम क्या करते हैं? संसूचन करते हैं। कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि अल्फा का ही कर पाएंगे, बीटा का कर पाएंगे। जैसे कि सबसे पहले हमने जब आयनाइजेशन चैम्बर पढ़ाया तो उसमें हायर एनर्जी के पार्टिकल्स को आप क्या कर सकते हो? डिटेक्ट कर सकते हो। जब प्रोपोर्शनल पढ़ाया तो उसमें लो एनर्जी का कर सकते हो। अब इसमें क्या कर सकते हैं? इसमें अल्फा, बीटा, गामा सबका काउंटिंग कर सकते हैं, संसूचन कर सकते हैं। ठीक है साहब, इसमें 2 तरह की हम एफिशिएंसी पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं नीटा, और नीटा जो है वो होती है एफिशिएंसी ऑफ काउंटर, गणित्र की दक्षता। ये कहती है कि 1 सेकंड में जितने पार्टिकल उसमें इंटर कर रहे हैं आपकी ट्यूब में, और 1 सेकंड में इंटर करने वाले पार्टिकल्स की तुलना में आप कितनों को डिटेक्ट कर पाते हो। वापस सुनना, यदि कैपिटल N पार्टिकल इंटर कर पा रहे हैं और आप जो है वो GM काउंटर जो है वो केवल और केवल स्मॉल n पार्टिकल का पता लगा पा रहा है, तो ये कहलाती है गणित्र की दक्षता या GM काउंटर की एफिशिएंसी। रिपीट कर देते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि सब जगह आपको N दिखाई दे रहा है। ये है नीटा जो एफिशिएंसी को बताएगा, दक्षता को बताएगा। ये कहता है कि GM काउंटर में यदि कैपिटल N पार्टिकल इंटर करते हैं और आप GM काउंटर पता केवल स्मॉल n का लगा पाता है, तो उस स्थिति में स्मॉल n क्या कहलाएगी? गणित्र की दक्षता या एफिशिएंसी ऑफ काउंटर। एक होता है गणन दक्षता, मतलब एफिशिएंसी ऑफ काउंटिंग। ठीक है, क्या होता है? एफिशिएंसी ऑफ काउंटिंग। तो एफिशिएंसी ऑफ काउंटिंग जो है उसको हम चाहो तो नीटा डैश से रिप्रेजेंट कर लो। ये होती है 1 माइनस ESLP। व्हाट इज द S? दैट इज द स्पेसिफिक आयनाइजेशन। क्या है ये? स्पेसिफिक आयोनाइजेशन। ठीक है, एट 180 m। ये कहलाता है विशिष्ट आयनन एक वायुमंडलीय दाब पर। L क्या है? ये वो पाथ है जो आपका पार्टिकल उस ट्यूब में कवर करता है। व्हाट इज द P? दैट इज द प्रेशर ऑफ गैस। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आज तक तो कभी आया नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। एक होता है पैरालाइसिस टाइम, जिसके बारे में आप अच्छे से जानते हो। ये ऐसा टाइम है जितने टाइम में हमारा जो डिटेक्टर है वो वर्क नहीं करता,
और इस पैरालिसिस टाइम को रिड्यूस करने के लिए हम क्विंचिंग प्रोसेस करते हैं, समन क्रिया करते हैं, जिसमें हम C2H5OH गैस डालते हैं, जिससे हमारा जो धनायन है वो फटाफट कैथोड तक पहुंच पाए। हमने डिटेल में पूरा प्रोसेस समझा रखा है, लेकिन अब हमारा टारगेट उस प्रोसेस को ना समझा के आपको सीधा सीधा रिजल्ट प्रोवाइड करना है। तो हम अब एक रिलेशन निकालते हैं। नीटा जो है गणित की जो दक्षता है या एफिशिएंसी ऑफ काउंटर है, ये जो नीटा है वो स्मॉल n/n तो है ही, लेकिन साथ साथ 1 - n tau भी होती है। और न्यूमेरिकल हम अब तक जो है इसी पे बने हुए हैं, ठीक है। ये ध्यान आप थोड़ा सा रखोगे। बस ये हो गया GM काउंटर। एक होता है क्लाउड चैम्बर। ये एक ऐसा चैम्बर है जो हमको तो सबसे बेस्ट लगता है। आप कहेंगे सर क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये आपको प्रैक्टिकली कुछ दिखाता है। ये तो सारा काउंटिंग वाउंटिंग करके दिखाता है। क्लाउड चैम्बर में क्या होता है कि पार्टिकल को आप विजुलाइज करते हो, देखते हो। आप कहेंगे सबसे पहले सर आपने यही कहा था पार्टिकल को नहीं देख सकते। हाँ, हम भी मानते हैं पार्टिकल को नहीं देख सकते, लेकिन पार्टिकल का रास्ता 3D कैमरे से क्लाउड चैम्बर में देखा जाता है। और आपको जान के बड़ी खुशी होगी, अब पता नहीं कितनी खुशी होगी, हम बता देते हैं। यदि पार्टिकल इस तरह की लाइन के साथ दिखाई देता है ना, एक उसमें ऐसा चैम्बर होता है, गैसियस चैम्बर, इसमें गैस भरी होती है, और यहाँ पे हम 3D कैमरा लगाते हैं। उस 3D कैमरा यहाँ पे क्या लगाते हैं, लाइट सोर्स लगाते हैं, जैसे प्रॉपर लाइट जाती है। आप यूट्यूब पे वीडियो भी अवेलेबल है उसकी एक, तो आप देखना, उसमें दिखाता है। और ये 3D कैमरा होता है जो इस तरीके से, उसमें कई सारे अपन को उसके रास्ते पाथ दिखाई देते हैं। तो यदि इस तरीके से कोई डार्क मैक्सिमम डेंसिटी वाली, अधिक डेंसिटी वाली, ठीक है, ज़्यादा घनत्व वाली कोई भी इस तरह की सीधी लाइन आपको दिखाई देती है, उसका ऐसा रिजल्ट है कि ज़्यादा डेंसिटी वाली आपको लाइन दिखाई देगी या रास्ता दिखाई देगा, तो इसका मतलब होगा अल्फा पार्टिकल, या इसका मतलब ये होगा कि ये पार्टिकल जो है वो मंद गति से चलने वाले भारी पार्टिकल हैं। क्या हैं ये? मंद गति से चलने वाले हैवी पार्टिकल हैं। यदि पार्टिकल थोड़ा और हल्का है लेकिन मंद गति से चल रहा है, तो आपको एक सिंगल लाइन मिलेगी जो हमारी बीटा पार्टिकल को शो करेगी। एग्जाम पेपर में आ चुका है, ध्यान रखना, RPSC में ही आ चुका है, आप इसको हल्के मत ले लेना। यहाँ जो करवाया जा रहा है थोड़ा सा सोच समझ के करवाया जा रहा है, आपको भी अच्छे से पढ़ना है। ये RPSC में आ चुका है, इसको हल्के में नहीं लेना है, हमने क्वेश्चन करवा भी दिया है, ठीक है। ये क्या है? ये है डॉट डॉट लाइन। यदि इस तरीके से टूटा हुआ पाथ मिलता है, इसका मतलब पार्टिकल बहुत तेज़ी से जा रहा है, तेज़ गति वाला पार्टिकल है। सर बीच वाली लाइन में कैसा पार्टिकल है? बीच वाली लाइन में हल्का पार्टिकल है और धीमे धीमे चलता है, लेकिन ये क्या है? तेज़ गति चलने वाला पार्टिकल है, तो और हल्का पार्टिकल है, दोनों बातें हैं इसमें, तो ध्यान रखोगे तेज़ गति से चलने वाला है, ठीक है साहब। चलिए, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ, मास स्पेक्ट्रोग्राफ इसको हम कहेंगे, मास स्पेक्ट्रोग्राफ। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम किसी भी धनायन का मास कैलकुलेट करते हैं। और धनायन का मास कब कैलकुलेट करेंगे? यदि कोई एटम का मास पता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान घटा देंगे, धनायन का मास आ जाएगा। इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है, और उस इंस्ट्रूमेंट के 3 फेज़ होते हैं। हम यहाँ ज़्यादा डिटेल में नहीं बनाएंगे इसको, ठीक है। इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट होता है, यहाँ पे एक अरेंजमेंट होता है और यहाँ पे डिटेक्शन होता है। ये जो होता है ये आता है आयनन कोस्ट, मतलब यहाँ पे आयन स्रोत। हाँ, यहाँ पे क्या होता है, एक ऐसा सोर्स है जहाँ आयन बनते हैं, आयनन स्रोत। हम लिख देते हैं ये आयनन सोर्स है, जिसको हम आयन स्रोत कहते हैं। ये यहाँ तक का जो रीजन होता है ये होता है ऊर्जा फिल्टर, एनर्जी फिल्टर होता है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा होता है, और ये जो रीजन है ये कहलाता है मोमेंटम फिल्टर या संवेग फिल्टर। तो एक बात ध्यान रखना, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ क्या काम आता है? किसी भी धनायन का मास ज्ञात करने के लिए। दूसरा बात, कितने चीज के इस स्पेक्ट्रोग्राफ में कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। एक आयन स्रोत मतलब आयन सोर्स, दूसरा क्या है ऊर्जा फिल्टर, तीसरा क्या है संवेग फिल्टर। ध्यान रखना, इसको कहते हैं द्विफॉक्सी स्पेक्ट्रोग्राफ। क्या है ये? डबल फॉक्सिंग स्पेक्ट्रोग्राफ। तो डबल फॉक्सिंग स्पेक्ट्रोग्राफ का मतलब ये है कि इसमें 2 चीज़ों का पता लगाया जाता है, एक तो दिशा का भी और एक वेग का भी। ध्यान रखना, ऊर्जा जो है हमको वेग का पता लगा के देगी, और ये जो संवेग है हमको डायरेक्शन का पता लगा के देगा। तो कोई आपसे पूछ ले
कि इसका साइन विरेन जॉर्डन करके एक साइंटिस्ट है इसको डेवलप करने वाले, उन्होंने ये स्पेक्ट्रोग्राफ बनाया और इस स्पेक्ट्रोग्राफ में दो चीज़ों का पता लगाया जाता है, दो चीज़ों को देखा जाता है या दो तरीके की क्वालिटी निकलने वाले पार्टिकल में बनाई जाती है। एक तो उसकी एनर्जी और एक उसका डायरेक्शन। मतलब आपको जो लास्ट में रिजल्ट मिलेगा आउटपुट में, इस स्पेक्ट्रोग्राफ से निकलने वाला जो धनायन होगा या आयन होगा, उसकी एक ही एनर्जी होगी और एक डायरेक्शन होगी। ऐसा नहीं है कि कुछ पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कुछ इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसलिए यहाँ पे दो फिल्टर्स लगाए हैं, ऊर्जा फिल्टर और संवेग फिल्टर। अब देखो, पहला जो ऊर्जा फिल्टर है, इस ऊर्जा फिल्टर में हम लगाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या लगाते हैं? हम लगाते हैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे यदि पॉजिटिव प्लेट है तो नेगेटिव प्लेट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से क्या होता है कि एक ही एनर्जी के पार्टिकल, मतलब ऐसे पार्टिकल जिनकी एनर्जी एक जैसी है, वो तो सीधे ऐसे यहाँ से निकल जाएंगे। ये थोड़ी सी वृत्ताकार होती है तो सीधे यहाँ से निकल जाते हैं, और जिन पार्टिकल की एनर्जी कम होती है वो यहाँ टकरा जाते हैं, जिनकी ज़्यादा होती है वो यहाँ टकरा जाते हैं। क्योंकि आवेशित पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है उनको डाइविएट कर देता है। तो ध्यान रखना, ये एक सर्किल टाइप में होती है, एक ये वृत्ताकार पोर्शन का भाग है। तो mv²/r यहाँ पे अभिकेंद्री बल जो देता है वो देता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान रखना, कौन देता है यहाँ पे आपको अभिकेंद्री बल का भाग? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप चाहे यहाँ पे QB लिख दीजिए और आप इसको mv²/QER लिख सकते हैं। यदि आप हाफ का मल्टीप्लाई कर दें तो आपको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, तो हाफ का मल्टीप्लाई आपको इधर भी करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, ये जो ऊर्जा फिल्टर है वो आपको क्या देता है? ये हमको हाफ QER की एनर्जी वाले पार्टिकल्स देता है। कितनी एनर्जी वाले? हाफ QER वाले एनर्जी के पार्टिकल्स यहाँ से निकलते हैं। यहाँ से निकलने वाले सभी पार्टिकल की एनर्जी कितनी होगी? हाफ QER। इस एनर्जी के अलावा पार्टिकल यहाँ से नहीं निकलेंगे। इसका मतलब क्या होता है? ऊर्जा फिल्टर। अब जैसे ही पार्टिकल इसमें एंटर करता है तो ये भी एक सर्कुलर भाग होता है। और आपको पता है कि जब मैग्नेटिक फील्ड लगा है तो मैग्नेटिक फील्ड का तो बहुत फेमस फॉर्मूला है QVV, और ये भी इसको क्या देता है? एक अभिकेंद्री बल देता है। V से V कैंसिल आउट हो जाएगा, तो QBR बराबर क्या आ गया? mv। ठीक है, तो यहाँ से आपको मोमेंटम मिलता है और मोमेंटम QBR मोमेंटम के पार्टिकल्स यहाँ से निकल जाते हैं। दैट इज़ द द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ। ओके, नोट कर लो, फिर आपको आगे लेके चलते हैं। हाँ, एक बात और ध्यान रखो कि इसकी जो दक्षता है वो 10⁴ ऑर्डर की होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं।